नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। सभी शिक्षक साथियों के लिए एक यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि उत्तराखंड टीईटी 2022 के आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आपके आ चुके हैं, जिसकी यहाँ पर डेट दे रखी है। तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक की डेट यहाँ पर आपको दे रखी है और फीस जमा करने की लास्ट डेट यहाँ पर आपको दे रखी है 30 जुलाई तक की। बढ़ते हैं आगे। इसमें नोटिफिकेशन में क्या क्या है ये सब कुछ जो लिखा हुआ है ये तो आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। देखिए लिखा है प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन 30 सितंबर 2022 फ्राइडे। ये लगभग अभी तो प्रस्तावित है और अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो इसी डेट पे हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोई खास ऐसा ज़्यादा है नहीं आपके काम का, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ ऐसी फालतू चीज़ों पर। इसको आप स्वयं पढ़ लेंगे। यहाँ से पढ़ते हैं हमारा जो काम का है। लिखा है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता। तो इसमें कुछ पॉइंट बना रखे हैं हमारे लिए, कौन कौन से हैं तो देख लेंगे। एक तो ये लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में डीएलएड बीटीसी। ये हमारा डीएलएड वालों का, उत्तराखंड वालों का नहीं है। ठीक है, यहाँ से बच्चे बहुत कन्फ्यूज आ रहे सर ये हमारा है नहीं है। मैं यहाँ पर केवल अपने डीएलएड और बीएड की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये जो भी है उससे हमें ज़्यादा इतना मतलब नहीं है। ये है डीएलएड वालों के लिए स्नातक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी। ये हमारा जो डीएलएड कर रहे हैं उत्तराखंड से, ये उन लोगों के लिए है। ठीक। दूसरा, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड, ये बीएड वालों के लिए है। ठीक है, बाकी जो ऊपर है ये अदर स्टेट वगैरह उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि कहीं कहीं पर इंटर के बाद ही डीएलएड भी हो जाता है, या जो भी आप समझो। कुल मिला के हमारा 2 लोगों का ये है, डीएलएड और बीएड वालों का, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, खाली पेपर फर्स्ट की बात नहीं है। उसके अलावा जो शिक्षा मित्र हमारे यहाँ पर हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो अगला है कि ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होंने राज्य सरकार की अनुमति के पश्चात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू से 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। अब यहाँ पर आ रहा है कौन कौन भाई क्या क्या पढ़ा सकते हैं, ये भी दे रखा है, काम की जानकारी है। पहला पॉइंट है, जिस अभ्यर्थी ने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक यानी बीएड की उपाधि प्राप्त किया, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम यानी कि ब्रिज कोर्स करना होगा। तो यहाँ बोल रहा है इन्होंने कि विचार तो किया जाएगा, पर उन्हें अपना क्या कहते हैं 2 साल के अंदर एक 6 महीने वाला कोर्स करना पड़ेगा नियुक्ति से पहले, मतलब नियुक्ति होने के पश्चात। और अभी अगर आप नियमावली की बात करें तो वहाँ डीएलएड को प्राथमिकता है, बीएड पर बाद में विचार किया जाएगा यदि डीएलएड नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट वाले में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनको डाउट है वो यहाँ पर क्लियर कर लें ना। तो ये बच्चे पूछेंगे सर बीएड वाले कर सकते हैं, ये नहीं ये कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। उसके अलावा जो डीएलएड वाले बच्चे हैं सर हम डीएलएड कर रहे हैं, हम फॉर्म कब भरें ये वो पूछते हैं, उनकी बारे में बात करें। लिखा 1 वर्षीय डिग्री प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण अथवा 2 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा 4 वर्षीय डिग्री बीएलएड नहीं डिग्री में प्रशिक्षण कार्यक्रम, अच्छा डिप्लोमा होता होता बीएलएड होता हो। हाँ 4 वर्षीय डिग्री हो गई। ठीक है, हमारा डिप्लोमा होता है डीएलएड का, वो बीएलएड होता है। ठीक है, वो 4 वर्षीय डिग्री होती है, इकट्ठे हो जाता हो, तो इंटर के पश्चात ही होता है। इसके अंतिम वर्ष में जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए, यानी कि जो डीएलएड हमारे बच्चे जो कर रहे हैं उनके लिए अंतिम वर्ष में प्रशिक्षण यानी कि 3rd सेमेस्टर की बात कर रहा है। 2nd सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद 3rd सेमेस्टर की बात कर रहा है। जो 3rd सेमेस्टर में वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। खैर अप्लाई तो कोई भी कर सकता है अपनी जांच के लिए, परंतु वैलिड आपका तभी होगा जब आपने 3rd सेमेस्टर में किया होगा। अभी आप अपनी केवल एक नॉलेज के लिए, अपनी स्थिति देखने के लिए कि हाँ हम कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर रहे हैं, कितने नंबर हमें चाहिए, तो अपने लिए अपनी जांच के लिए आप इसको भर सकते हैं। अभी आपका ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर यहाँ पर इसने कर दिया है। उसके अलावा बाकी आप जो नीचे लिखा है इनको पढ़ सकते हैं, मैं ज़्यादा इसमें फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ। जो काम किया उसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर आपके ये इसने परसेंटेज दे रखी है, इनको आप देख लीजिए। परसेंटेज वगैरह किस में क्या है ये खुद ही आप देख लेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं। परसेंटेज के बारे में पहले से जिक्र कर चुके हैं। ठीक, इसमें कोई काम का होगा तो मैं उसको बीच में बताते रहूँगा। अब फिलहाल आगे मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे की ओर। देखें इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम आपको मैक्सिमम पता ही है, फिर भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड दोनों के लिए इसने पाठ्यक्रम दे रखा है। बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित परीक्षा होगी, सीधी बात है। प्रश्न 1 नंबर का होगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं।
परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा है, 2 घंटा 30 मिनट। परीक्षा की कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या 150 है। ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में छपा हुआ होगा कह रहा है। अब यहाँ पर इसने दोनों का पाठ्यक्रम दे दिया है, फर्स्ट पेपर का भी सेकंड पेपर का भी। पहला वाला फर्स्ट का है, जिसमें आपको पता है बाल विकास पेडागोजी आता है। प्रथम भाषा में आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ लीजिए। जो प्रथम भाषा में लेंगे तो दूसरी भाषा में उसको बदल के लेना पड़ेगा आपका। जैसे मान लीजिए आपने प्रथम भाषा में हिंदी ले ली है तो दूसरी भाषा में आपको यहाँ पर इंग्लिश लेनी पड़ेगी, या फिर प्रथम भाषा में इंग्लिश ली है तो दूसरी भाषा में हिंदी आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, संस्कृत भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश की जगह, वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके अलावा गणित हो गया और पर्यावरण अध्ययन होगा। सबकी संख्या यहाँ पर दे रखी है 150 क्वेश्चन, 150 नंबर। ऐसे ही यूटेट सेकंड की बात करें, सेकंड में भी दे रखा है इसने बाल विकास पेडागोजी, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा उसी तरह से। और यहाँ पर चौथे पार्ट में इसने 2 चीज़ कर रखी है। साइंस वालों के लिए तो गणित और विज्ञान होगा, और बाकी जो आर्ट्स हो गए उनके लिए यहाँ पर देखिए सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों के लिए सामाजिक अध्ययन, अन्य शिक्षकों के लिए 4A और 4B में से कोई एक। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी बात हम बाद में करते रहते हैं, मतलब कि मैक्सिमम बताइए आपको इसमें लिखा हुआ है, और बाकी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको दे रखा है, इतना कोई है नहीं। अब यहाँ पर काम के जो है आपका जो काम का मैं केवल वही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ यहाँ फालतू चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अध्यापक पात्रता परीक्षा TET में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 60% अंक। आप 150 का 60% निकाल लीजिए, 150 गुणा 60% कर लीजिए, आपके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जितने भी आते हैं 90 आते हैं। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन आपको आती है। तो ये तो होगा जनरल के क्वालिफाई के लिए। उसके अलावा बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण कितने 40% उत्तीर्णांक यहाँ पर आवश्यक है, यानी कि 150 का आप 40% कर लेंगे तो मेरे ख्याल से लगभग 60 के आसपास ये बैठते हैं। तो किस किस जाति का अंडरलाइन मैंने कर रखा है, किस जाति में कितने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं निःशक्त अभ्यर्थियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित भूतपूर्व, सबके लिए इनके लिए कितने चाहिए 50% अंक चाहिए। OBC की बात करें, बाकी कैटेगरी तो ज़्यादा नहीं मिलती हैं, OBC की बात करें तो OBC के लिए 50% अंक चाहिए। मतलब जनरल 60%, OBC 50% और उस क्या कहते हैं ये SC ST में 40%, इस तक की बात करिए। इसमें EWS का जिक्र नहीं किया है, तो इसका मतलब EWS को सामान्य वर्ग में ही 60% में काउंट यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि इसने जिक्र किया ही नहीं है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा TET दावा, ये सब छोड़ो, इसमें कुछ काम का है नहीं। यहाँ पर आपको लिए ये थोड़ा सा लिखा है कि कोई भी अभ्यर्थी 1 से अधिक बार परीक्षा दे सकता है, अपने अंक को सुधार भी सकता है। और अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन रहती है, यानी कि जो पहले था 7 साल का वो नहीं है, ख़त्म कर दिया, आजीवन रहेगी और प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। ये सब आपको मालूम ही है। कोई समस्या ना हो कोरोना जैसी तो कोई ऐसा कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। और बाकी ये कुछ खास ज़्यादा जानकारी मुझे लगता नहीं कि जो आपको बताई जाए, तो आप खुद ही पढ़ रहे हैं, बाकी तो मैं इसको बढ़ाते जा रहा हूँ। और कोई संबंधित कोई अगर इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बता दूंगा। बाकी लिखित परीक्षा केंद्र ये सब आपको मालूम है, प्रवेश परीक्षा में क्या क्या ले आना होता है ये सब आपको मालूम है। मूल्यांकन OMR पे करें, जो मर्जी करें, वो कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा फल की घोषणा भी अपने हिसाब से करते हैं, इनके बोलने में कुछ और होता है, करने में कुछ और होता है। ठीक है, ये हो गया। द्वितीय प्रति प्राप्त करनी हो किसी को, देखो एक प्रति तो आपके पास क्या कहते हैं पोस्ट से आती है इसकी यूटेट की, एक और आपको प्राप्त करनी है तो 150 रुपये का लगेगा आपका एक चालान और काम हो जाएगा, दूसरी प्रति भी निकल जाएगी। और ये आप देख ही रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ खास अभी नहीं दिखा मुझे। कुछ दिखता तो सही है ना, तो फिर इसको बंद करते हैं, एक बार पलट लेते हैं, कोई चीज़ रह ना जाए इंपॉर्टेंट, इसलिए बाकी मुझे नहीं लग रहा। और ये देखिए जानकारी के लिए यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, कोई समस्या आपको हो तो इसमें जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी अप्लाई करने का तरीका यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, कैसे कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको क्या क्या लगाना है, ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई ख़ास काम की चीज़ बची नहीं होगी, क्योंकि यही है। और सिलेबस, इसका सिलेबस की बात करें तो सीटेट का ही सिलेबस है, कुछ खास ऐसा है नहीं। बाकी ये फॉर्म की इसने जानकारी दे रखी है, इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। जो काम की जानकारी थी, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो मैंने आपको बता दी है, किसके लिए वैलिड है किसके लिए नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो और परीक्षाओं में जिस तरह का होता है उसी तरह की बातें यहाँ पर भी की गई हैं। तो ये आपकी जानकारी मैंने जो बता दी है। फिलहाल आपको डेट ध्यान रखना है कि 28 तारीख तक ये आपका फॉर्म भरा जाना है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। तो ठीक है भाई, बाकी कोई जानकारी किसी को और चाहिए होगी, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।